हर साल हजारों बच्चे जो है एमसीए सीटी का एग्जाम देते हैं। उसमें से कुछ ही पहुंच पाते हैं 99 परसेंटाइल के ऊपर। आज हमारे साथ उन्हीं में से एक स्टूडेंट है जो सिर्फ 99 परसेंटाइल नहीं लाए, वो अपने एक ड्रीम कॉलेज में एडमिशन भी ले चुकी है। तो आज हमारे साथ है ज्ञाना। इनका परसेंटाइल जो है 99.96 है, याद रखना 99.96। तो आज इनसे हम बहुत सारी चीज़ें जान रहे होंगे। 2026 के जो एस्पिरेंट है ना, चाहे आप निमसेट हो या फिर महाराष्ट्र सिटी हो, जामिया हो, आप किसी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हम लोग इनसे जानेंगे कि इतने अच्छे अप्रॉक्स 100 परसेंटाइल होता है ये, अप्रॉक्स। तो इतना अच्छा परसेंटाइल कैसे लाएं, क्या क्या इन्होंने करा, क्या क्या डीमोटिवेशन जो है फेस करा, क्योंकि हर टाइम तो मोटिवेट रह नहीं सकता कोई भी स्टूडेंट। तो क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब चीज़ आज इनसे जानेंगे। तो सबसे पहले आइए इनका वेलकम करते हैं। हाय ज्ञाना, हाउ आर यू? Hello everyone, I'm fine. Thank you so much, sir, for calling me onto this podcast. ओके, सबसे पहले ज्ञाना आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप अपना बैकग्राउंड बता दो कि आप कहाँ से हो, क्या करे हो। Hello everyone, my name is Gyana Khan. I'm from Bihar and I was born and brought up in Delhi. I did my graduation from Delhi University in Bachelor of Science, Computer Science Honours, and this was my attempt for MCA, and I've been preparing it for an year. Side by side, I have also done an internship as an data analyst, and I just got admission in Sardar Patel Institute of Technology in Mumbai. एसपीआईटी की स्टूडेंट बन चुकी है। सबसे पहले तो ये जिन जैसा बोला इन्होंने बिहार से है, तो आगे चल करके और भी बातें करेंगे इन पे। तो बैकग्राउंड से रिलेटेड तो हो ही गया। तो क्या ना, आपने सिर्फ महाराष्ट्र सीईटी दिया था या फिर और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया था? नहीं, मैंने जितने एग्ज़ाम्स हो सकते थे सारे दिए थे। मैंने सीयूईटी दिया था, मैंने निमसेट दिया था, मैंने महासेट दिया था, मैंने वीआईटी मीई दिया था, एंड बिट्स वगैरह का मुझे आइडिया नहीं था तो वो मिस हो गया, बट हाँ, ये 4 एग्ज़ाम्स दिए थे मैंने। सीटी के बारे में कहाँ से पता चला? महाराष्ट्र सीटी के बारे में कैसे आपने फर्स्ट कहाँ से सुना, और ये क्या होता है, कैसे पता चला आपको? सर सो मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स जो कॉलेज के हैं उन्हीं के थ्रू मेरे को निमसेट सीयूईटी और महासेट मेन एग्जाम्स हैं, इनके बारे में मुझे पता चला। इनिशियली मेरे कॉलेज में देयर वर 2 एलुमनाइज जो एसपीपीयू से पास आउट हुए थे, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट महासेट। तो ये कब पता चला, किस मंथ में, या फिर आप बहुत पहले पता चल गया था, या फिर आप एक नहीं नहीं, ये मुझे लास्ट ईयर जब मैं थर्ड ईयर में थी मुझे तब पता चला। ओके ओके, थर्ड ईयर के आसपास में पता चला महाराष्ट्र सीटी एग्जाम होता है जिसमें महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। मुझे ये पता चला कि जो महाराष्ट्र सीट में महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस होते हैं, एंड मुझे हाँ। तो जैसा कि हाँ, आपका परसेंटाइल है 99.96, राइट? 99 पॉइंट बहुत बहुत ये होती है, बहुत ह्यूज परसेंटाइल होती है, बहुत कम लोगों की आता है। इसमें आपका रैंक भी आई थिंक टॉप 10 के अंदर ही होगा, हाँ, है ना? नहीं, मेरा रैंक 11 था, बट रैंक 10 और रैंक 11 की परसेंटाइल सेम थी। जिस उसका नाम डी से था तो उसका 10th है। हाँ, तो क्या करा क्या था भैया, ये बता दो। सबको यही जानना होता है कि हम भी नेक्स्ट ईयर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा जो बैचेस चल रहा है अभी महाराष्ट्र सीईटी का टारगेट बैच जो चल रहा है, तो उसमें मैं फीडबैक लेते रहता हूँ स्टूडेंट का। तो वो बोलते हैं भैया मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं मोटिवेट नहीं रह पाता हूँ। तो आप अपना आपने कैसे प्रिपेयर करा था, ये बताओ। सबसे पहले तो मैथ्स पे फोकस करो। मैथ्स ही जो है मेन है, मैथ्स ही काम बना सकती है, मैथ्स ही काम बिगाड़ सकती है। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हो तो आई डोंट थिंक सो आपको मार्कशीट के कंप्यूटर सेक्शन में इतनी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज मुझे पर्सनली इतनी नहीं हुई। बट मैंने मैथ्स पे बहुत फोकस किया है। मैंने एनसीईआरटी सॉल्व करी थी, मैंने अरिहंत की पूरी बुक सॉल्व करी थी, और मैं ट्राई करती थी कि हर दिन एक मॉक ज़रूर दूँ, चाहे वो आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो। बट लास्ट लास्ट में तो फुल लेंथ मॉक्स चलते थे तो लास्ट में देना ही पड़ता था, बट मैंने स्टार्टिंग से ये ट्राई किया है कि आप एक मॉक ज़रूर दो। अगर आप पढ़ रहे हो ठीक है, बट आई फील मॉक से बहुत हेल्प होती है, बिकॉज जब आप मॉक देते हो और उस मॉक देने के बाद आप उसको एनालाइज करो कि आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए, जितने सही भी किया उनको भी एक बार देखो एंड ट्राई करो वो क्वेश्चंस रिपीटेड आप वापस गलत मत करना। एग्ज़ाम में जो 2 आवर्स का मार्कशीट होता है उसमें यही होगा कि आपको बस वो क्वेश्चंस चूज़ करने हैं जो आप सबसे सही अच्छे से कर सकते हो, तो उसी पे फोकस करो। बाकी इंग्लिश
ईजी थी। एंड क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हो तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज इतनी टफ नहीं आती है। बट अगर आप नहीं भी हो तो अगर आप वीक में 2 दिन भी कंप्यूटर को दे रहे हो तो आई थिंक ईजिली हो जाएगी, इतना नहीं आता। और एलआर भी साथ साथ में फोकस ज़रूर करो बिकॉज बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, मैं भी उनमें से थी जिन्होंने मैथ्स करी और मुझे लगता था कि मैं एलआर भी बहुत आराम से कर लूँगी, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। एलआर में क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस कभी कभी बहुत मुश्किल आ जाते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशंस में भी गलतियाँ होती हैं। तो आप एलआर और मैथ्स, ये दोनों पे फोकस करो, बट आपकी प्रायोरिटी मैथ्स होनी चाहिए। एंड ट्राई करो आप हर दिन एक मॉक दो। अगर आप हर दिन एक मॉक दोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर आपको अच्छा कॉलेज ज़रूर मिलेगा। ओके, जैसा कि मैथ्स इन्होंने बताया, अगर आपने ज्ञाना ने भी अगर मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करा होगा लास्ट ईयर, तो जितने भी मैंने वीडियोस डाले थे इन एग्जाम से पहले, मैंने बोला था मैथ ही है एक ऐसा जो डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो उठा करके जा करके देख सकते हो। दिसंबर से पहले जितनी भी वीडियोस मैंने डाला था प्रिपरेशन प्लान को लेकर के 2025 को, तो मैथ्स ही था। आज ये बता भी रही है, टॉपर है तो बता भी रही है मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे स्टूडेंट है उसको भी मैं फीडबैक सेशन में बस यही बोलता हूँ कि अभी जितना हो सकता है मैथ्स पे फोकस करो। क्योंकि कंप्यूटर में जैसा इन्होंने बताया था, सीपीयू का फुल फॉर्म आता है, सोच लो इतना इजी लेवल का क्वेश्चन आता है। मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ कि कितना इजी होता है। और रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है जितना आपका मैथ्स टफ आता है ना। धीरे 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 क्या हो रहा है, मैथ्स का जो लेवल है ना वो बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। और जितने 50,000 के आसपास स्टूडेंट इस बार मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चंस आ गए थे, बट वेक्टर के भी आ गए थे शायद से। हाँ, वेक्टर के भी आ गए थे, मेंसुरेशन के भी आ गए थे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के भी क्वेश्चंस मैथ्स में घुसा दिए थे। तो वही है, इफ यू आर फोकसिंग ऑन मैथ्स, अगर आप अपने बेसिक्स ही स्ट्रांग रखोगे तो इट विल बी नो प्रॉब्लम। आप शुरुआत से मैथ्स पे फोकस करो, जितने हो सकते उतने क्वेश्चंस करो। हाँ, मैथ्स इसलिए हम लोग एमसी ज्ञान का यही है कि मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। मैथ्स पे पूरा डिटेल में सारा चीज़ होता है मैथ्स का ही। तो मैथ्स एक डिसाइडिंग फैक्टर वो पहले भी था, अभी भी था। मतलब 2022 से पहले क्या होता था, लॉजिकल रीजनिंग डिसाइडिंग फैक्टर हुआ करता था। उससे पहले आपका मैथ्स बहुत ईजी आता था, मतलब बहुत ज़्यादा ही ईजी आता था। बट उसके 2022 से पहले पजल्स आते थे इसमें रीजनिंग में, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। बट 2022 से इनका चेंज हुआ पैटर्न और रीजनिंग बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया। मैथ्स को धीरे 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 जो है वो अपग्रेड कर दिया। तो जैसा इन्होंने बताया, हाँ, इंग्लिश तीनों ही मॉडरेट थी, मैथ्स ही थोड़ी थी। रीजनिंग इंग्लिश तो बहुत कोई भी कर लेगा सॉल्व, अगर उन्होंने नॉर्मल भी पढ़ाई करी हो तो। ज्ञाना जैसे आप पढ़ाई करते थे तो मैथ्स तो इतना इजी है भी नहीं। ठीक है, तो कोई क्वेश्चंस में आप फंसते थे या फिर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा होता था, तो उस टाइम को, उस सिनेरियो को कैसे आप हैंडल करते थे? मेरा मैथ्स में वीकेस्ट अगर मैं बोलूँ तो इंटीग्रल कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं बहुत फंसती थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बिकॉज एक तो फॉर्मूलेस बहुत होते थे कोऑर्डिनेट में, एंड मैं जब फुल लेंथ मॉक्स भी दे रही होती थी तो मेरा मेन फोकस ये रहता था कि मैं कोऑर्डिनेट लास्ट में सॉल्व करूँ बिकॉज मेरे से तब भी नहीं बनते थे। बट मैंने एक ही चीज़ थी कि कोऑर्डिनेट के कभी कभी क्वेश्चंस या तो बिल्कुल इजी आ जाते हैं या तो बहुत ही टफ होते हैं कि होंगे ही नहीं। बस आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए। तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम स्टार्टिंग में ही सॉल्व कर दी थी कि ये सबसे पहले, और फिर मैंने बार बार स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, मतलब साल भर में मैंने कुछ नहीं तो कितनी बार इनके फॉर्मूले। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की थी, मैंने स्टार्टिंग में सबके फॉर्मूले की एक पूरी नोटबुक बना रखी थी एंड मैं एवरी फुल मॉक लेंथ टेस्ट से पहले या उससे पहले पूरा वो रिवाइज करती थी एंड मॉक दिया एंड फिर उनका मेन क्वेश्चंस मैंने साइड कर दिया एंड मैंने लिख लेती थी कि ऐसे ऐसे टॉपिक वाइज है एंड फिर मैं उन्हीं को रिवाइज करती रहती थी। तो मेरा मेन कोऑर्डिनेट के लिए वो था और बाकी के लिए मैंने नॉर्मली प्रैक्टिस करी है कि 100 क्वेश्चंस फिर मॉक फिर एनालाइज। बट कोऑर्डिनेट इज समथिंग आई हैव डन थ्रू आउट द ईयर like this. I made the formula sheets and then I made the important question sheets and I used to revise them every week. ओके, तो मेन आपका अगर मैं पूछूं कि आपका एक स्ट्रेटेजी होता है ना कि हमें मैथ्स में इतना टाइम देना है, रीजनिंग में इतना टाइम देना है, तो एक अपना स्ट्रेटेजी या फिर आप बोल सकते हो डेली प्रिपरेशन प्लान क्या था आपका?
सर सो आई वॉज वर्किंग ऑल्सो साइड बाई साइड, बट वो मेरा मोस्टली वर्क फ्रॉम होम ही होता था। तो मेरा ये होता था कि आई यूज़ टू वेक अप इन द मॉर्निंग एंड आई यूज़ टू स्टडी इन द लाइब्रेरी, बिकॉज मेरे से घर में पढ़ाई नहीं हो पाती, एज यू कैन सी। तो बाय 8 or 9 आई यूज़ टू गो टू द लाइब्रेरी एंड फर्स्ट आई यूज़ टू वर्क वहाँ पे जितना, एंड वो मेरा हो जाता था बाय 12 or 1। बट मेरा मेन, हाँ, एंड देन बाय 12 आई यूज़ टू स्टार्ट मैथ्स। 12 to 3 मेरा डिवोटेड टाइम था मॉक पे। मैं आते ही मॉक देती थी। जितने मॉक्स होते थे, दिन के 2 होते थे या 1 होते थे, मैं 12 to 3 में मेरा था कि उसको दे के एनालाइज करके रख देना है। फिर मेरा 3 to 9 होता था लंच, और फिर लंच करके आई यूज़ टू गो बैक टू द लाइब्रेरी एंड देन आई ओनली यूज़ टू स्टडी मैथ्स। एंड मैं घर पे रात में आके रीजनिंग वगैरह करती थी पर कि लाइब्रेरी में तो मैंने सिर्फ मैथ्स ही करी है। ओके। तो आप देख रहे होगे जितने अभी तक जितना भी चला ये सेशन, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आया है वो मैथ ही आया है। तो मैथ्स पे आप हल्के में मत लेना, अभी आपके पास बहुत टाइम है। अभी अगस्त भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मार्च में होगा एग्ज़ाम, जो मार्च से पहले होगा नहीं। तो मैथ्स पे आप जितना फोकस कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिट कर रहा होगा, ठीक है। तो चैलेंजेस हो गया हमारा। मिस्टेक क्या क्या होता था, जैसे क्या ज़्यादातर हो रहा होता था आपसे मिस्टेक, कि जो आपने क्या होता है, हम प्लान करते हैं कि कल में ये करना है, तो क्या आप भी ऐसा करते थे? हाँ, मतलब मैं प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करती हूँ, दैट आई विल बी ऑनेस्ट। आई यूज़ टू थिंक कि चलो कल कर लेंगे, बट दिस वोंट हेल्प इन द लॉन्ग रन। वो पाइल अप होता जाएगा कल 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 कर करके। तो एक टाइम के बाद ऐसा है कि जब लास्ट के 6 मंथ थे तो काफ़ी बैकलॉग भी हो गया था मेरा। इंटीग्रल कैलकुलस इसकी वजह से ही छूट गया था, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया। तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक टाइमलाइन ले लो कि मुझे अगर इस 7 डेज़ में ये चैप्टर कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। डोंट लीव थिंग्स फॉर द लास्ट। आप सिर्फ रिविजन लास्ट के लिए रखिए। ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस बिफोर जनवरी, एंड जनवरी टू मार्च ओनली कीप इट फॉर रिविजन एंड मॉक्स। आई वुड से जनवरी से मार्च में सिर्फ मॉक्स दो, जितने हो सकते हैं उतने मॉक्स दो। दैट इज़ गोइंग टू इंक्रीज योर प्रेपरेशन ओनली। वो टाइम नया कुछ करने का नहीं है। मैंने उस टाइम में नया इंटीग्रल शुरू किया और मेरे से इंटीग्रल का क्वेश्चन ना मार्कशीट में हुआ ना निमसेट में हुआ। तो इसीलिए दिसंबर तक अपने सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लो, और जनवरी से मार्च में हो सके तो जितने हो सके उतने मॉक्स दो। मॉक एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाँ, इसलिए जैसा कि ये मैं बताऊं, हम लोगों ने भी जो बच्चे को बोला है दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। 3 महीने जो हम लोग पूरा मॉक देते हैं, जैन फैब और पूरा मार्च, उस दिन में 1 हो 2 हो जितने भी हो, बट ये 3 महीने सिर्फ और सिर्फ ये मॉक टेस्ट और फिर उसका एनालिसिस होता है। तो ये टॉपर्स का जो स्ट्रेटेजी है ना, वो हम लोग भी फॉलो करवाते हैं। तो 3 महीने काफ़ी होता है यार मॉक टेस्ट। अगर आप 20 से 25 मॉक टेस्ट दे दो, बार बार उसको एनालिसिस करो, और जितना, क्योंकि एनालिसिस में हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल रही होती है। आप एक मॉक टेस्ट देते हो ना तो पूरा चैप्टर रिवाइज होता होगा, पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो रहा होता है उससे। हाँ, तो मॉक टेस्ट हेल्प तो करता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये थी इनकी प्लान, स्ट्रैटेजी, जो भी बोल लो। तो इनको आप ब्लाइंडली फॉलो करना। क्यों करना है फॉलो? क्योंकि इन्होंने कर दिखाया है, 99.6 लेकर के आए हैं, ठीक है। तो आप इसे इन्हें फॉलो कर सकते हो। याना ये बता दो कि एग्ज़ाम डे का एक्सपीरियंस कैसा था? 22 मार्च था, राइट? 22 मार्च, तो एक दिन पहले हम आते हैं। 21 मार्च नाइट में आपने क्या क्या करा था, और कब सोए थे, फिर क्या करा था? मैं जल्दी सो गई थी एक्चुअली सर। मुझे पता था कि मैं पैनिक करने लग जाऊंगी, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लो। ऐसा मेरा जो सेंटर था, इट वाज अ स्कूल ऑन द, आई टेल यू, ऑन द डे ऑफ माय मार्कशीट एग्जाम आई हैड टू गो टू अ स्कूल, एंड मैं अपने पापा के साथ गई थी। बहुत ही डिज़र्टेड एरिया पे था वो, बट बच्चे काफ़ी सारे थे। एंड फिर चेकिंग वगैरह हुई, तो मेरे साथ तो ये इशू हुआ कि हमें स्टार्टिंग के 10 मिनट्स हमें रफ शीट दी नहीं, तो मैंने टेबल पे सॉल्व करे थे। ओ माय गॉड, टेबल पे रफ शीट क्यों नहीं दिया? मतलब पता नहीं क्या इशू हो गया था। काफ़ी सारे फ्लोर्स थे उस स्कूल पे, तो हमें स्टार्टिंग के 10 मिनट्स रफ शीट्स ही नहीं मिली। बट मार्कशीट में ये होता है कि आप सेक्शन स्विच कर सकते हो। तो मैंने जैसे निमसेट में तो बंद होता है, बट मार्कशीट में अच्छी चीज़ होती है कि आप सेक्शन स्विच कर सकते हो। तो फिर मैंने एकदम में से CS और इंग्लिश से ही उठाया था, बिकॉज मुझे स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में तो रफ शीट ही नहीं दी थी। बट यू हैव टू कीप योर काम ऐसे सिचुएशंस में, अदरवाइज चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी। एंड स्टार्ट, अगर आपको लगता है कि
मतलब आप पैनिक कर रहे हो तो डोंट स्टार्ट विद मैथ, स्टार्ट विद ईजियर सेक्शंस। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और आपको लगेगा कि हाँ आप चीज़ें आ रही हैं, अब चीज़ें आ रही हैं। एंड द डे बिफोर आई जस्ट रिवाइज माई फॉर्मूलाज। मैंने लास्ट मैसेज से एक दिन पहले कुछ भी नया नहीं टच किया। मैंने जो फॉर्मूलेज की नोटबुक बनाई थी मैंने उसी को बार बार रिवाइज किया है, रीराइट किया है, और अगले दिन भी मैंने जाते जाते भी बस वो फॉर्मूलेज रिवाइज किए हैं और कुछ भी नहीं किया मैंने। ओके, तो आपका जो पेपर आया था वो आया था सेक्शन वाइज, हाँ, राइट? सेक्शन वाइज। तो आप जो मॉक टेस्ट जैसे देते थे, मॉक टेस्ट भी तो ऑब्वियसली सेक्शन वाइज देते थे, तो जो मॉक टेस्ट में आपने वो पैटर्न यूज करा था, जैसे पहले मैथ्स हो गया या रीजनिंग हो गया, सेम पैटर्न आपने वहाँ एग्जाम में भी यूज करा था या फिर डिफरेंट था दोनों? नहीं, मेरा एग्ज़ाम में वो रफ शीट के चक्कर में चेंज हो गया था, बट यूजुअली अगर मेरा रफ शीट आ जाती तो आई वुड हैव गिवन मैथ्स पहले, रीजनिंग एंड देन ओनली आई डोंट फॉलो उल्टा। मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे फर्स्ट 45 मिनट्स में मैथ्स सॉल्व करनी है, और 45 मिनट्स में जितनी मुझसे मैथ्स सॉल्व हो रही है हो गई, फिर मैंने उसको कर दिया। मेरा ये था कि मैंने एक बार उसको टिक कर दिया तो मैं वापस उसको देख के कॉन्टम्पलेट नहीं करूँगी कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ओके मैंने ओके एक बार उसको प्रॉपरली सॉल्व करके कर दिया। फिर उसके बाद 45 मिनट्स में आई ट्राई जितने हो सके। मेरा था कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही लूँ। एंड देन 45 मिनट्स के बाद आई यूज़ टू स्विच टू रीजनिंग, इंग्लिश एंड CS। एंड देन अगर 45 मिनट्स के बाद जितना हो गया इन द रिमेनिंग आई यूज़ टू डू, एंड देन लास्ट में इफ़ आई एम हैविंग द टाइम देन आई यूज़ टू अगेन स्विच टू मैथ्स। ओके, तो आपका ये पैटर्न क्या होता था? जैसे मान लेते हैं कि हमारा 30 क्वेश्चन आता है मैथ में, राइट? आपने मैथ्स के सेक्शन में पहुंचे, तो मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हुआ, तो आपका क्या वो होता था पैटर्न, या फिर आपका क्या फॉलो करते थे? ये क्वेश्चन अगर आपसे बन रहा है तो आप बनाते थे, या फिर जो मान लो कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो इसमें तो उस पे लगे रहते थे, या फिर आप मूव कर जाते थे नहीं नेक्स्ट नहीं, मैं क्वेश्चन? मूव कर जाती थी। मैंने जैसे बोला कि मेरी कोऑर्डिनेट बहुत वीक थी, और जैसे आप लोगों को भी पता होगा कि आपका कौन सा सेक्शन वीक होगा, तो आप उस पे दिमाग लगाना और टाइम वेस्ट करने से बेटर है जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स वाले टॉपिक्स, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गई, परमिटेशन, PNC, अलजेब्रा बेसिकली अच्छे से आती थी। तो मैंने क्लिक क्लिक करके सबसे पहले जो अलजेब्रा आता था तो मुझे पता था कि इसमें मुझे कम टाइम लगेगा, तो मैं सबसे पहले वही सॉल्व करती थी। आई यूज़ टू कीप माई वीक टॉपिक्स फॉर द लास्ट ओनली, बिकॉज आई न्यू ओके कि अगर मैं अपने वीक टॉपिक्स पहले सॉल्व करने लग जाऊंगी तो मेरे इजी में भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो मैं फिक्स कर देती थी। वही जैसा कि मैंने बताया था, मॉक टेस्ट का क्या है कि आप एक एक क्वेश्चन 2 से 3 बार में सॉल्व करो। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो क्वेश्चंस को, कि अगर मान लो कि एक क्वेश्चंस क्या होते हैं, इजी भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं और टफ भी होते हैं, तो जो हमारा इजी क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, इसलिए मैं करता हूँ कि 2 से 3 बार में आप लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व किया करो। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो क्वेश्चंस, जो आपसे बन रहा है डायरेक्टली सिर्फ टिक करने वाला, उसमें 10 सेकंड भी नहीं देना, बस क्वेश्चंस देखो, इफ आंसर आपको आता है तो डायरेक्टली टिक करो। फर्स्ट वे ये होना चाहिए। सेकंड वे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़े कि हाँ ये क्वेश्चंस बन रहा है तो हमें कितना टाइम देना चाहिए। इस टाइप से अगर आप मॉक टेस्ट देते हो या फिर आप पेपर में भी देते हो तो ये हेल्प करता है। क्या होता है, हमारा ब्रेन क्या बोलता है, बार बार जब एक ही चीज को देखते हैं ना तो कुछ ना कुछ अगर आपने पहले भी करा होगा सॉल्व तो वो रिकॉल होना स्टार्ट होता है। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, आप लोग भी फॉलो करना और आपका भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो और उस दिन फिर क्या हुआ था, एग्जाम जैसे ही दे करके आप आए, एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपको शो हुआ, तो आपको क्या लग रहा था कि इतना एक्सपेक्टेड था 99.96? नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं, मुझे 99.96 तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता था कि अच्छे आ जाएंगे, बट टॉप 10 वाली चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज जब मैं निकली तो यूट्यूब पे 1 घंटे बाद वो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 की बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आपके भी देखी मैंने कि इतनी क्रॉस हो जाएगी, इतनी क्रॉस हो जाएगी, और क्वेश्चन पेपर था नहीं हाथ में। तो वही मैं एक आइडिया लगा के चल रही थी कि हाँ मतलब 130-40 आ जाने चाहिए। मेरा स्कोर वाज 157। 150 याद रखना बहुत होता है। ये मेरा स्कोर था अराउंड, एंड हाँ मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था, और फिर 1 महीने बाद आंसर की आ गई थी, और मुझे याद है रात के 2 बजे आई थी, तो मैं खोल के चेक कर रही थी। तो हाँ, और मुझे तब भी नहीं लगा था कि मेरे 99.96 आ जाएंगे, बट देन
आंसर की हमें क्या ही पता होता है, क्योंकि मान लो कि हमारा 150 आया तो हो सकता है और भी किसी का आया होगा, ये आइडिया नहीं लगा सकते। बट इतना होता है कि अगर 130 हम क्रॉस करते हैं ना, तो ये तो श्योर है कि 99 आएगा ही आएगा। अब उसके बाद जितना आपका स्कोर बढ़ेगा उस हिसाब से पॉइंट के बाद परसेंटाइल जो है वो बढ़ रहा होगा। जैसा कि एग्जाम डे की बात करूँ, तो जिस दिन आपका एग्जाम था मैं भी बाहर था। जैसे ही आया पता चला कि एग्जाम हुआ, जो कंप्यूटर के कोडिंग के क्वेश्चंस थे वो पूरा सेम एज इट इज जो खुशहाली में पढ़ाई थी वही आया था, जो यूट्यूब में भी कराया था, आउटपुट वाले क्वेश्चन। एक्चुअली हाँ, मतलब इट वाज लाइक कि बहुत बेसिक्स जो डीबगिंग वाले भी क्वेश्चंस थे, अगर आपने नॉर्मल सी प्लस प्लस भी करी है तो भी हो जाएगी आपसे, काफ़ी इजी क्वेश्चंस। हाँ, क्वेश्चन सीरीज थे। मैंने उनको जब कंप्यूटर के क्वेश्चन सेंड करे तो उन्होंने बताया कि मैंने पूरा करवा रखा था, यूट्यूब पे भी फ्रीली अवेलेबल था सब चीज़। तो अच्छा लगा सुन करके कि चलो ये बेनिफिट करा। और कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर और आपका इंग्लिश ये स्कोर बूस्टिंग काम करता है एक तरीके से, क्योंकि रीजनिंग आप सभी ऑलमोस्ट बन जाते हैं, सभी से बन जाते हैं। और इंग्लिश जिसका बैकग्राउंड सही रहता है, जैसे क्या होता है बहुत सारे विलेजेस से आते हैं स्टूडेंट, तो उनका इंग्लिश बैकग्राउंड उतना सही होता नहीं है। तो जिसका इंग्लिश बैकग्राउंड सही है तो वो इंग्लिश में स्कोर कर जाते हैं। सेम एज इट इज फॉलो करता है आपका कंप्यूटर का भी, अगर आपका बैकग्राउंड है कंप्यूटर का तो वो बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये थी। तो रिजल्ट का एक्सपीरियंस जैसे ही आपने देखा परसेंटाइल, वो भी तो लेट नाइट ही आया होगा रिजल्ट, 99.96 आपका शो हुआ। तो फर्स्ट रिएक्शन आपने किसको बताया, क्या करा? मैंने अपनी मम्मी को बताया, बिकॉज माई मदर इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर, माई पेरेंट्स आर माई बिगेस्ट सपोर्टर, दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू एवरीथिंग, कॉलेज, इंटर्न, एग्जाम्स, माई पेरेंट्स आर माई बिगेस्ट सपोर्टर। तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को ही रिजल्ट सेंड किया था और उनका थम्स अप आया था। एंड घर आए तो हाँ बहुत खुश थे, कॉन्ग्रेचुलेट वगैरह किया, बट देन इमीडिएटली निमसेट था, उसके बाद तो फिर से लग गई थी मैं। बट कॉलेज मिलना, अभी मुंबई गई थी जब एडमिशन के लिए, तब काफ़ी सेलिब्रेट किया था पेरेंट्स के साथ और फैमिली के साथ। ओके, तो फिर आइए, अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आपने ड्रीम कॉलेज तो आप ले लिए, जो आपको कॉलेज मिला है ना वो बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है, अभी उस पर भी आएंगे। तो अभी आपका क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, कॉलेज के बाद क्या करना है? सर मेरा बहुत इंटरेस्ट है साइबर सिक्योरिटी में जाने का। मैंने साइबर सिक्योरिटी मतलब मेरा बहुत मन है उस डोमेन में जाने का, एंड मैंने बहुत प्रैक्टिस भी की है अच्छी जगह से। सो SPIT की बेस्ट बात यही लगी थी मुझे कि उनका जो एक्सटर्नल कोर्सेज होते हैं उसमें वो एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी भी सिखाते हैं, बीइंग एन ऑटोनॉमस कॉलेज। सो आई वांट टू गो इनटू दैट डोमेन। बाकी आई वांट टू वर्क इन दिस फील्ड, वर्क फॉर दिस फील्ड। अभी के लिए तो फ्यूचर प्लान मेरा यही है। ओके, साइबर सिक्योरिटी तो आपका तो सबसे पहले कंपनी है सिस्को, वही लेकर के जाती है, वो ड्रीम कंपनी होती भी है। ये फील्ड में जो भी आना चाहते हैं तो सिस्को ही जाना चाहते हैं, सबसे पहला जो माइंड में आता है सिस्को। उनके पैकेजेस भी अच्छे होते हैं, 16 से नीचे होते ही नहीं है साइबर सिक्योरिटी के LPA का। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है ये, बट अभी से आपको ये लग जाना है। अब आते हैं कॉलेजेस सिलेक्शन काउंसलिंग को लेकर के, क्योंकि एज एन OMS कैंडिडेट क्या क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया? सबसे पहले आप प्रॉब्लम पे आओ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी सर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी है। आई वुड लाइक टू थैंक राहुल सर फॉर द 100th टाइम फॉर हेल्पिंग मी इन द काउंसलिंग, बिकॉज उनके बिना तो पॉसिबल ही नहीं था एज एन OMS कैंडिडेट। Seriously sir, thank you so much. Thank you. I remember I called राहुल सर एंड राहुल सर ने कहा थी तुम अब तक नेशनैलिटी बनवा लियो, बोला नहीं। तो राहुल सर हैज़ हेल्प मी अ लॉट एज एन OMS कैंडिडेट। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, विच आई एम अज्यूमिंग बहुतों के पास नहीं होगा, get your nationality and domicile certificate done as soon as you can. काउंसलिंग तक मत छोड़ना, बिकॉज डोमिसाइल बनने में 40 to 45 days आराम से लगते हैं। तो आई हैड टू गेट माई डोमिसाइल, माई नेशनैलिटी, migration from college, graduation. Okay, and the worst part was so when you apply for counseling, starting में there is this scrutiny verification which includes physical and e-scrutiny, and I chose e-scrutiny, and उसमें मेरा बार बार CGPA to percentage conversion certificate में बहुत दिक्कत आ रही थी, मतलब बहुत ही दिक्कत आ रही थी। एंड मतलब मेरा, मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं रो रही थी कि बिकॉज मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि मैं क्या लिखूँ इसमें, मैं क्या डालूँ। तो राहुल सर ने कितनी सारी वीडियोस डाली होगी अपने यूट्यूब पे एक्सप्लेनिंग, उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया था कि कैसे कैसे होगा।
एंड मैंने वही फॉर्मेट फॉलो किया जो आपने CGP2 कन्वर्जन का डाला था, एंड आई गॉट इट साइंड एंड स्टैम्प्ड ऑन कॉलेज, एंड मैंने वो डाला और वो एक बारी में अप्रूव हो गया। अदरवाइज मेरे को 3 से 4 बार डिस्क्रिपेंसीज आई थी और मैं बहुत परेशान हुई थी कि एक्सेप्ट नहीं हो रहा। और लास्ट डे पे मैंने जाके वो राहुल सर की वीडियो एकदम ऐसे रिलीजियसली फॉलो करी, सारे के सारे। यू नीड टू गेट योर SSC टू, अगर आप CBSE बोर्ड से हो, आप महाराष्ट्र से नहीं हो, तो आपका CBSE टू SSC वाला कन्वर्जन सर्टिफिकेट भी वो लोग मांगते हैं। तो राहुल सर ने सारी की सारी वो यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड की थी विद द फॉर्मेट्स, तो मैंने वो एज सून एज करके वो डाला। तो हाँ, काउंसलिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत बहुत। पर डिस्पेंसरी आती है, होता क्या है, डिस्पेंसरी आती है और जैसा कि मैंने ये भी लिया होगा, हर टाइम में अवेलेबल था आपका गूगल मीट के, कुछ भी होता था तो सुबह गूगल मीट, शाम गूगल मीट, सारे स्टूडेंट के साथ। तो मैं ये सपोर्ट कर रहा था कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सबका होगा वेरीफाई, जब तक नहीं होगा डेट एक्सटेंड होगी। जितने लोग, ये सिर्फ ज्ञाना नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिनकी लास्ट डे तक वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने सबको बोला था डेट एक्सटेंड होगा, जब तक वेरीफाई नहीं होगा डेट एक्सटेंड होते रहेगा। और एज इट इज हुआ, ऑलमोस्ट सभी का वेरीफाई हुआ, तब जो है डेट एक्सटेंड होना बंद हुआ। तो अभी याद है मुझे, ज्ञाना बहुत लेट में ज्वाइन किया था, हमें MC ज्ञान को बहुत टाइम बाद ज्वाइन किया। तो मैंने बोला कहाँ थी आप इतने टाइम से। तो इनका पहला क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और क्या क्या डॉक्यूमेंट को, ये टेंशन नहीं था कि कॉलेज कौन सा लेना है, ये टेंशन था डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, हमें रिजेक्शन ना मिल जाए। और फिर जब डॉक्यूमेंट्स को लेकर, हाँ, हाँ, तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के प्रॉब्लम थी। तो डॉक्यूमेंट्स जैसा 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 मैंने बताया इन्होंने करा, और इन्होंने क्या, सबने करा। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जो आप इनका कैप 1 में ही एडमिशन हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। मैंने इनको सीनियर का नंबर भी दिया था, सीनियर भी बोल दिए आपको नहीं मिलेगा। उस टाइम भी मैंने इनको 100% बोला आपको SPIT मिलेगा तो मिलेगा। आपको SPIT मिलेगा। मुझे मतलब मेरे को खुद पे डाउट होने लगा था कि जब सीनियर ने बोला कि आपको शायद ना मिले, बिकॉज लास्ट ईयर में भी उनके बैच में जो रैंक वाले बच्चे थे वो 4 और 5 वाले थे और मेरी रैंक 11 थी। तो फिर उन्होंने बोला, बट सर ने बोला श्योरिटी के साथ कि अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। तो सर हैज़ बीन मोटिवेटिंग मी थ्रू आउट दिस जर्नी। डॉक्यूमेंट्स इशू हो, कोई भी इशू हो, इवन व्हेन आई वाज इन मुंबई एडमिशन एंड ही जस्ट सेड कि आई एम जस्ट 1 कॉल अवे। तो सर हैज़ बीन देयर। सर इनफैक्ट मेरे लिए क्या, पूरे ग्रुप में अगर किसी को प्रॉब्लम होती थी तो सर 10 मिनट में गूगल मीट की लिंक भेज देते थे कि आ जाओ मैं सॉल्व कराता हूँ। तो ये सारी चीज़ें शुरुआत से सर इज़ गोइंग टू हेल्प यू, तो ब्लाइंडली फॉलो करो जो सर बोलते हैं। इसलिए मैं चेन एक तरीके से बना रहा हूँ 2022 से। जब जब मैंने सीनियर्स को इनवाइट किया, मैंने इनको भी नंबर दिया होगा SPIT का, तो वो ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं कर रहे होंगे, अच्छे से पोलाइट बिहेवियर भी होगा उनका, बहुत अच्छे से बात किए होंगे। अभी भी इनको अगर सेमेस्टर में भी कोई भी इश्यूज आएगा, डायरेक्टली अगर आप उन्हें कॉल करेंगे तो वो करेंगे ही करेंगे हेल्प, ऐसा नहीं है। तो एक तरीके से हम लोग चेन बना रहे हैं। जैसे आप लोग 2026 में जाओगे तो आपका भी 99 आएगा, SPIT मिलेगा, तो फॉर श्योर मैं इनका नंबर दूंगा, तो ये हेल्प करेंगी। तो इस तरीके से हेल्प भी होती है, बहुत ईजी हो जाता है। फॉर OMS कैंडिडेट के लिए इतनी दूर से महाराष्ट्र आना बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो उसी को हम लोग धीरे धीरे जो है सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं। इस बार काउंसलिंग में भी बहुत सारी चेंजेस हुई थी, कैप 4 आया था, तो उसमें भी क्या क्या था मैंने बताया भी था कि 99 को पहले एडमिशन लेना है। हाँ बोलो। हाँ सर, पहली चीज़ तो उन्होंने पूरा का पूरा डैशबोर्ड बदल दिया था इस बार के एडमिशन प्रोसेस में, तो बाकियों को भी काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी फिगर आउट करने में। और काफ़ी वो आई थिंक बेटरमेंट और फ्रीज वाला भी काफ़ी चेंजेस हुए थे इस बारी। बट सर ने बोला था कि जिनके 99 से पूरा कैप 1 में एडमिशन ले लो, तो वो मेरे को तो इतना नहीं हुआ। बट हाँ, अगर आप एक OMS कैंडिडेट हो तो आपको येस काउंसलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स होगी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के नहीं रखोगे। पर्सनली मुझे बहुत हुई थी, इसीलिए आप एग्ज़ाम तक का रिज़ल्ट तक का वेट मत करो। अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन हो, अच्छे कॉलेजेस में ही लेना, अगर लग रहा है होगा तो आप पहले से ही बनवा के रखो, बिकॉज एंड में मेरी तरह रश करोगे तो प्रॉब्लम होगी। ऐसा कोई इशू नहीं होता है। जैसे जैसे क्या होता है, दिल्ली जैसे स्टेट में सपोर्टिव होते हैं जितनी भी ऑफिसर्स हैं, या फिर इन्होंने एक दिन में नेशनलिटी बना ली है। और भी अदर स्टेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, साइन नहीं होता है, तो वो डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। तो आप लोग ट्राई करो। जैसे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैं पहले ही बता देता हूँ, आपका यूट्यूब पे भी हो गया, मैंने कन्वर्जन सर्टिफिकेट को लेकर के पहले ही आप लोगों को अवेयर कर दिया था, नेशनलिटी को अवेयर कर दिया था, ऑलमोस्ट सभी चीज़ को पहले ही मैं बता देता हूँ। तो आप लोग उसे क्या करो, और नेक्स्ट ईयर आप भी ज्ञाना जैसे 99 से ऊपर परसेंटाइल लाओ और फिर अच्छे कॉलेजेस में जाओ। तो
अब हम आते हैं एक एडवाइस दे दो फ्यूचर जो अभी एस्पिरेंट है, चाहे वो निमसेट है वो दे रहा हो या फिर कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दे रहा होगा एमसीए का, तो अभी वो क्या कर सकते हैं, एक एडवाइस दे दो एज अ सीनियर। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है. आई एज अ पर्सन आई गेट डीमोटिवेटेड अ लॉट कंसिडरिंग कुछ भी हो लाइफ में. मैं बहुत जल्दी डाउन हो जाती हूँ. सर को भी पता होगा. डॉक्यूमेंट्स को भी लेके मैंने बहुत परेशान किया. नहीं, इफ़ इट्स मेंट टू बी इट विल कम टू यू. आप बस अपनी मेहनत करते रहो, मॉक देते रहो. अगर मॉक में कम नंबर भी आ रहे हैं तो आई एम प्रिटी श्योर अगले वाले में अच्छे आएंगे, बिकॉज आपने मेहनत की होगी तो डेफिनेटली आएंगे. Don't take these things personally. It is not meant to be. Just keep doing hard work as much as you can and I'm pretty sure आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे. मैंने इस एक साल में बहुत रगड़ा है खुद को वर्क एक्स लेके या पढ़ाई को लेके. एंड एट द एंड ऑफ द ईयर माई पेरेंट्स न्यू कि हाँ शी विल गेट इट, बिकॉज अगर आपने मेहनत करी है तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर ही मिलेगा. Be it from NIMSET, be it from MARSET, be it from CUET. Just keep hard working and जितना हो सके उतना मैथ सॉल्व करो. मैथ्स बहुत ज़रूरी है. हाँ, एक और क्वेश्चन था जो बच्चे पूछते हैं हमसे बार बार कि सर हमें समझ नहीं आता मैथ्स या फिर हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, ठीक है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं इसका एक बहुत अच्छा आंसर दे सकती हूँ. NCERT खोलो, जितने एक्सरसाइज हैं सब वापस से करो. देयर इज़ नथिंग. बेसिक सॉल्व करने के लिए NCERT से बेटर देयर इज़ नथिंग. So if you're not understanding a particular topic, just go through 11th and 12th की basic NCERT books and you I'm pretty sure basics आपके उससे क्लियर हो ही जाएंगे. मैथ्स ऐसे सॉल्व नहीं होता, उसमें लगे रहना पड़ता है, आपको बार बार सॉल्व करना होता है. जैसा कि इन्होंने बताया एनसीईआरटी, मैंने भी बहुत बार बोला आप सबसे पहले अगर आपका मैथ्स वीक है तो एनसीईआरटी स्टार्ट करो, देन फिर अदर बुक्स पे आप मूव करो. आर डी शर्मा और सब्जेक्टिव हो गया, अरिहंत हो गया, बहुत सारे बुक्स हैं, बट सबसे पहले एनसीईआरटी को जरूर से जरूर करो. तो ज्ञाना बहुत अच्छा लगा, ये सब बातें, बहुत मोटिवेशन भी मिली और बच्चों को हेल्प तो करेगी करेगी फॉर श्योर है. बहुत सारे बच्चे जो है इंस्पायर होंगे आपसे और नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छा फोड़ रहे होंगे. तो अब हम खेलते हैं कुछ रैपिड फायर, जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है. आपको तुरंत तुरंत ही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है? तो रैपिड फायर में पहला क्वेश्चन है हमारा, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? मैथ्स. मैथ्स. ओ वाओ. लास्ट बुक. हाँ, मैथ्स के लिए मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है. मैथ्स था इसलिए 99.96 आया. मैथ्स अगर फेवरेट नहीं होती तो ये इम्पॉसिबल है. बिना मैथ्स के आप इतना जा ही नहीं सकते हो, तो मैथ्स पे फोकस करो, ठीक है? दूसरा, लास्ट बुक और यूट्यूब चैनल यू यूज फॉर स्टडी. लास्ट टाइम पे आपने कौन सा यूट्यूब चैनल देखा या फिर कौन सा बुक्स फॉर? मैंने लास्ट तो अरिहंत ही सॉल्व करी होगी एंड अभी मैं पावर BI के यूट्यूब चैनल देख रही थी. ओके ओके. टी और कॉफी? कॉफ़ी ऑलवेज. क्यों? रीजन? मैंने लाइफ में आज तक कभी चाय नहीं पी. अच्छा, ये हो सकता है, बहुत लोग चाय भी पसंद करते हैं, बट कॉफ़ी सही है. कॉफ़ी क्या होता है, वो एनर्जी, एक तरीके से इंस्टेंट एनर्जी देता है, वो नींद नहीं आने देता है आपके. उसके एडिक्ट भी हो जाते हो, वरना वही है कि बिना कॉफ़ी के दिस मेरे को हुआ था. मतलब मैं इतना कॉफ़ी पीने लगी थी, देन देयर वाज दिस टाइम कि आपको ब्लैक कॉफी और ब्लैक कॉफी. ब्लैक विदाउट शुगर. विदाउट शुगर. फेवरेट इज ओके. स्टडी टाइम अर्ली मॉर्निंग और नाइट? अर्ली मॉर्निंग. मेरे से रात में जगा नहीं जाता. लेकिन बहुत लोग तो बोलते हैं मेरे से सुबह नहीं उठा जाता, रात में होता है. इससे अच्छा, इससे कुछ फैक्टर इफेक्ट पड़ता है क्या कि आप सुबह पढ़ो या शाम में पढ़ो, ऐसा कुछ? मेरा रूटीन बना रहता था. मैं उठ के आई यूज्ड टू एक्सरसाइज, आई यूज्ड टू गो टू द जिम एंड देन फिर सीधा लाइब्रेरी. तो मेरा पूरा डिसिप्लिन हो जाता था पूरे दिन का. इफ़ आई यूज्ड टू वेक अप अर्ली. अगर मैं लेट सो रही हूँ तो फिर मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था. तो आई एम एन अर्ली मॉर्निंग पर्सन ओनली. ओके, ये डिसिप्लिन काम आएगा अभी कॉलेज में भी, क्योंकि बहुत सारे हेक्टिक चलने वाले हैं. 9 to 5 कॉलेजेस होंगे, DSAs होंगे, खुद के प्रोजेक्ट्स. 6:30 है. ओके, हाँ, तो ये चलेगा. और 1 word फॉर महाराष्ट्र MCA CET जर्नी, पूरा एडमिशन प्रोसेस तक कंप्लीट जर्नी, 1 word. One word for Maharashtra management is that they are very sweet. When I went to Mumbai, the management was extremely helpful. And एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा एज एन OMS कैंडिडेट कि आई एम बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड और एनीथिंग. नहीं, द मैनेजमेंट इज़ वेरी स्वीट. पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र आर अमेजिंग. सो या, इट वाज अ 10 on 10 जर्नी.
ओके, सो बहुत अच्छा लगा बातें करके याना। आई होप मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगा मुंबई में आकर के। तो कैसा, अब आपका जो है ये नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है, स्टडी वाला फेज। अब जो भी आप पढ़ोगे जॉब ओरिएंटेड पढ़ोगे, जॉब के लिए आप पढ़ोगे या फिर अपने फ्यूचर को इन्हांसमेंट के लिए पढ़ोगे। तो उसके लिए सबसे पहले विश यू वेरी ऑल द बेस्ट आपको अपकमिंग जर्नी के लिए। और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, इतना टाइम दिया। और जब भी हेल्प लगेगी मैं आपको इनवाइट करता रहूँगा हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी, और उनको आप मोटिवेट करते रहना। सो थैंक यू सो मच।